बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी फर्स्ट पेपर में इनकम टैक्स फर्स्ट पेपर है और इसमें आपके अभी तक जो पीछे का जो मैंने आपको अध्ययन करवाया है, आपको जो पीडीएफ भेजी है, वीडियोस भेजी हैं, उनको आपने भली भांति पढ़ लिया होगा। अब जो आज का अपना जो टॉपिक है इनकम टैक्स का, वो है व्यक्तियों का कर निर्धारण, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ये आपका चैप्टर है, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्तियों का कर निर्धारण। और इसमें जो अपना टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक जो व्यक्ति है उसका कर दायित्व का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, किस प्रकार किया जा सकता है। तो मैंने आपको शुरू के चैप्टर में, इंट्रोडक्टरी चैप्टर में ये बताया था कि इनकम टैक्स में क्या है, व्यक्ति जो पर्सन है उसकी परिभाषा में बहुत से आइटम्स को, बहुत से संस्थाओं को और उनको शामिल किया गया था, जिनमें मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति शब्द, पर्सन शब्द जो इनकम टैक्स में है उसकी विस्तृत व्याख्या, उसमें बहुत सी चीज़ें सम्मिलित हैं। क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं उसमें आपको मैंने बताया था कि उसमें व्यक्ति है, फर्म है, कंपनी है, हिंदू अविभाजित परिवार है, व्यक्तियों का समुदाय है, वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। ये पर्सन की, व्यक्ति की परिभाषा में थे। अब इसी व्यक्ति की परिभाषा में पहला जो आपको बताया था मैंने, व्यक्ति, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा हार्ड मास का पुतला जिसने आपकी मां की कोख से जन्म लिया है, उसको व्यक्ति बोलते हैं। जैसे राम, श्याम, हरि, गोपाल, ये सब क्या है, ये व्यक्ति है। तो अब किसी व्यक्ति का कर निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, ये आज अपना टॉपिक है। देखिए, इनकम टैक्स में आपने क्या किया कि पहले आपने इंट्रोडक्शन, जो परिभाषिक शब्द थे इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, वो आपने प्राप्त किया। फिर उसके बाद आपने रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थान की स्थिति कैसे डिसाइड होती है, उसका अध्ययन किया। फिर आपके 5 शीर्षकों की कर योग्य आय कैसे निकाली जाती है, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। फिर मानी गई आय, इसके बाद हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना। फिर मैंने आपको पीडीएफ और इस लेक्चर के जरिए बताया कि सकल कुल आय में से कौन कौन सी कटौतियां दी जाती हैं, जिनका विस्तृत अध्ययन आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से करना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये डिडक्शंस बहुत काम की चीज़ है। और फिर अब क्या होगा कि आपके, जब आपने इतना डिडक्शंस तक अध्ययन अगर बुक में कर लिया है, तो फिर आपके कर निर्धारण आता है। अब कर निर्धारण, ये इन अभी जो मैंने कर निर्धारण ऑफ वेरियस टाइप पर्सन्स में जो जो शामिल हैं उनका कर निर्धारण, जैसे आपके व्यक्ति का कर निर्धारण, हिंदू अविभाजित परिवार का कर निर्धारण, साझेदारी संस्था का कर निर्धारण, कंपनी का कर निर्धारण, सहकारी समिति का कर निर्धारण, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कर निर्धारण, कृत्रिम व्यक्ति का कर निर्धारण। तो आपके बीकॉम सेकेंड ईयर के सिलेबस में क्या है कि असेसमेंट के 3 ही चैप्टर जो है ना, 3 ही प्रैक्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें आपके असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ एचयूएफ, हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और असेसमेंट ऑफ फर्म, फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म, और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी। तो अब इसमें आपको अपना जो व्यक्तियों का निर्धारण का जो चैप्टर है, आज का जो चैप्टर है अपना व्यक्तियों का निर्धारण, जिसका टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, की व्यक्ति के कर निर्धारण की गणना किस प्रकार की जा सकती है। तो इसमें आपको क्या करना है कि किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल का कर निर्धारण, इनकम टैक्स का कर निर्धारण करना है, तो पहले आप ये तय कीजिए कि वो जो व्यक्ति है उसका निवास स्थान निर्धारण कीजिए। निवास स्थान निर्धारण का मतलब वो व्यक्ति निवासी है
अनिवासी है या असाधारण निवासी है, इस चीज का डिसाइड कीजिए, क्योंकि कर निर्धारण में इसका फर्क पड़ेगा। दूसरा, प्रत्येक शीर्षक की कर योग्य आय निकालिए। प्रत्येक शीर्षक मतलब टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, टैक्सेबल इनकम कैपिटल गेन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सभी जो 5 शीर्षक हैं उसकी कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो करमुक्त आय हैं, एग्जम्प्टेड इनकम्स, जो वेरियस हेड्स की जो एग्जम्प्टेड इनकम है उनको छोड़ते हुए आप टैक्सेबल इनकम 5 शीर्षकों की ज्ञात करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि मानी गई आयों का समायोजन करेंगे। डीम्ड इनकम, कुछ ऐसी इनकम है जो दूसरे व्यक्ति के होते हुए भी करदाता की मानी जाती है, ट्रांसफर्ड इनकम, डीम्ड इनकम, उनका एडजस्टमेंट कीजिए। फिर उसके बाद हानियों का समायोजन, सेट ऑफ लॉसेस, जो हानियां हैं उसका समायोजन कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी आदमी के इनकम न होकर के लॉस भी हो सकता है, तो उस लॉस को उसी गत वर्ष में या आने वाले गत वर्ष में उसको सेट ऑफ किया जा सकता है। इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, सकल कुल आय, ग्रोस टोटल इनकम ज्ञात करेंगे। और ग्रोस टोटल इनकम ज्ञात करने के बाद सकल कुल आय में से चैप्टर 6 की डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जो कटौतियां हैं वो कटौतियां आप सकल कुल आय में से घटाएंगे, जिनको डिडक्शंस कहा गया, कटौतियां कहा गया। अब ये जो कटौतियां हैं इनका आपको बारीक अध्ययन करना पड़ेगा और आपको सारी कटौतियों को याद भी करना पड़ेगा कि सकल कुल आय में से ये कटौती दी जाएगी, किस प्रकार दी जाएगी, कितनी दी जाएगी, ये कटौती आपको याद करनी है टेक्स्ट बुक में से। अब इनमें कटौतियों में जैसे मैं आपको बताता हूँ किससे संबंधित कौन सी कटौती है, बारीक अध्ययन आप पाठ्य पुस्तक से करेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से उस कटौती के बारे में पूछ सकते हैं, व्यक्तिगत आगे कॉलेज मिल सकते हैं। तो इसमें इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स के लिए 80C है, कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड 80CCC है, कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू पेंशन स्कीम 80CCD है, पेमेंट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन सीनियर सिटीजन सेक्शन 80D, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट्स एंड अमाउंट डिपॉजिटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप डिपेंडेंट्स 80DD, expenditure on medical treatment of certain disease 80DB, repayment of loan and interest thereon taken for higher education 80E, deduction in respect of interest on loan taken for residential house property 80EA, deduction in respect of interest on loan taken for purchase of electric vehicle 80EB, donation to certain funds, charitable institutions section 80G, deduction in respect of rent paid section 80G, donation for scientific research and rural development section 80GA, contribution to political parties section 80GC, profit and gain of new industrial undertaking set up for infrastructure development 80IA। ये जो 80 के साथ जो ABCD के अक्षर लिखे हुए ना, ये धाराएं हैं और इन धाराओं का विस्तृत वर्णन आपकी पाठ्य पुस्तक में किया गया, जिसको आपको विस्तृत अध्ययन इसका करना है। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप सेक्शन 80IAC, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेक्शन 80IB, डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स 80IBA, प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टेब्लिश्ड इन स्पेसिफिक स्टेट 80IC, deduction in respect of profit from hotel and convention centers in specified areas section 80ID, deduction in respect of industrial undertaking in northeast states section 80IE, deduction in respect of profit and gain from business of collecting and proceeding of biodegradable waste section 80JA, deduction in respect of employment of new employees section 80JAA, deduction in respect of certain incomes of offshore banking unit section 80LA, deduction in respect of royalty income to author section 80QB, deduction in respect of royalty on patent section 80RB, deduction in respect of interest on saving bank account under section 80TA, deduction in respect of interest on deposit with bank, post office
टू सीनियर सिटीजन्स सेक्शन 80TB डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U। तो ये कटौतियां हैं। ये कटौतियां आपको ध्यान रखना कहाँ दी जाएंगी, आपका जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें जो सकल कुल आय आएगी ना आपकी ग्रोस टोटल इनकम, उस ग्रोस टोटल इनकम में से इन कटौतियों को घटाया जाएगा। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना कि कंपटीशन के टर्म में जो कटौतियां हैं वो किससे घटती हैं, वो ग्रोस टोटल इनकम में से सकल कुल आय में से घटेंगी। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। फिर आप क्या करेंगे कि कटौती घटाने के बाद आप कुल कर योग्य आय ज्ञात करेंगे। यानी कि ग्रोस टोटल इनकम में से जब आपने कटौतियां घटा दी तो आपके पास जो आय आएगी उसको बोलेंगे टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम उसको कहा जा सकता है, TI। अब जो एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप कुल आय आपने ज्ञात करी है तो फिर कुल आय को आपको राउंडेड ऑफ भी करना है, यानी आय का उपसाधन करना है 10 रुपए के फिगर में। यानी कि जो आय आई है वो फिगर 10 रुपए के फिगर में होना चाहिए, 10 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपकी इनकम 9,10,816 आई है तो 9,10,820 हो जाएगी। यानी लास्ट में 5 या 5 से ज्यादा है तो इधर 1 बढ़ा दो। जैसे 813 है तो 810 रह जाएगी। भाई 9,50,818 है तो 9,50,820 हो जाएगी। 9,50,814 है तो 9,50,810 हो जाएगी। 10 के फिगर में उसको राउंडेड ऑफ करना है, किसको, जो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम जो आएगी उसको। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप कर दायित्व की गणना करेंगे। टैक्सेबल इनकम निकालने के बाद उस व्यक्ति की आप कर दायित्व की गणना करेंगे। कुल आय की गणना के पश्चात करदाता की कर दायित्व गणना की जाती है। करदाता की भिन्न भिन्न आयों पर अलग दरों से कर लगता है। ये मैं आपको जो विभिन्न प्रकार की जो टैक्स रेट्स विभिन्न प्रकार के करदाताओं के लिए बनी हुई है, ये आपको PDF में मैं आपको भेजूंगा, तो उसको आपको याद करना है। कि जैसे छोटा सा उदाहरण दे दूं कि 60 वर्ष से कम आयु के निवासी के लिए रेट अलग है, निवासी वरिष्ठ नागरिक हेतु रेट अलग हैं, और निवासी अति वरिष्ठ नागरिक हेतु रेटें अलग हैं, और विशिष्ट दर से कर योग्य आय अलग प्रकार की हैं। तो आप क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम जो आई है उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप कर दायित्व की गणना करेंगे। कर दायित्व की गणना करते समय आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि कृषि आय पर कर समायोजन। यदि करदाता की कृषि आय है तो कृषि आय पर कर का समायोजन किया जाएगा, जिसकी मैं आपको एक परफॉर्मा भेजूंगा, उसमें देखना कि अगर किसी आदमी की एग्रीकल्चर इनकम भी है तो कर दायित्व की गणना करते समय एक बार उसको जोड़ के कर लगाते हैं, और फिर जो आपकी जो मिनिमम लिमिट है जैसे 2,50,000 है उसमें कृषि आय जोड़ के उसको घटाते हैं। तो ये आपके जो स्पेसिमन परफॉर्मा फार्मूला का उसमें आप देख लेना। अगर किसी का ज़्यादा कृषि आय है तो कंपटीशन ऑफ टैक्स पे उसका असर पड़ता है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रभार जोड़ेंगे। जो आपने कर निकाला है इनकम टैक्स आयकर, उसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रभार जोड़ेंगे। विभिन्न दरों से विभिन्न आयों पर कर लगाने के पश्चात अपनी कर की कुल राशि पर 4% की दर से एट द रेट ऑफ 4% स्वास्थ्य एवं शिक्षा प्रभार, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं इसको, 4% को। और उसके बाद क्या करेंगे कि अगर कर में से कोई राहत है कि राशि धारा 86 एवं धारा 89(1) के अंतर्गत कर राहत प्रदान की जाती है अगर कोई है तो। और फिर क्या करेंगे, जो आपका टैक्स आया है, इनकम टैक्स आया है, उसको भी राउंडेड ऑफ करेंगे। राउंडेड ऑफ करने का मतलब ये है कि अधिभार, शिक्षा प्रभार एवं कर राहत की गणना के पश्चात कर दायित्व की राशि को 10 रुपए के गुणक में पूर्णांकित किया जाएगा। तो इसको भी 10 के फिगर में राउंडेड ऑफ करना है आपको। ठीक है, 10 के फिगर में राउंडेड ऑफ करना है। जैसे मान लो
कि आपकी जो टैक्स का फिगर आया है वो आया है 27,499 रुपये 50 पैसे। तो इसको क्या करेंगे, 27,500। अगर मान लो आपके 27,245 रुपये 1 पैसा आया है तो 47,250। और मान लो 27,242.49 आया तो 27,240। कहने का मतलब ये है कि लास्ट का जो फिगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो एक इधर जोड़ दो, और 5 से कम है तो उस फिगर को छोड़ दो, तो 10 रुपये के फिगर में राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप एक वेस्टी के कर निर्धारण का तरीका है, प्रोसेस मैंने आपको बताई है कि किस तरह से किसी वेस्टी का आप कर निर्धारण कर सकते हैं। तो ये इस चैप्टर की शुरुआत है, और इससे संबंधित जो नियम है वो आपको मैं PDF में भेजूंगा, उसको आप ध्यान से पढ़ें और आपकी पाठ्य पुस्तक को आप पढ़ते रहिए ताकि आपकी अच्छी तैयारी होती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।